उपस्थित सभी महानुभाव और भारतीय रक्षा मंच के सभी सम्माननीय कार्यकर्तागण, भाई और बहनों, हमारे देश के पुनर्निर्माण के बारे में हम लगातार अलग अलग क्षेत्र में कोशिश करते रहते हैं। राष्ट्रवाद ये सर्वोपरि है। हम दो चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, यही हमारा विचार है। और इसलिए इस राष्ट्र को सर्वांगीण रूप से सभी क्षेत्रों में विकास करके दुनिया की महाशक्ति बनानी है, यह कल्पना लेकर हम कार्य करने की कोशिश करते रहते हैं। राष्ट्रवाद के साथ अगर देश को समृद्ध और संपन्न करना है तो सुशासन होना चाहिए और विकास होना चाहिए। सुशासन और विकास के साथ राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा और राष्ट्रवाद की भावना से राष्ट्र के सर्वांगीण क्षेत्र में प्रगति और विकास होगा। और ये करते समय हमने स्वाभाविक रूप से हमारे आर्थिक और सामाजिक चिंतन की विशेषता ये है कि आज विश्व में जो जो चिंतन थे वो अपने ही भूमि पर परास्त हुए हैं। हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का जो थिंकिंग दिया है, जो सोशो इकोनॉमिक थॉट है, वो हमारी एक प्रकार से मिशन है और हमारा उद्देश्य है। इस समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम परमेश्वर मानकर, भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्देश्य है। हम एक स्वस्थ समाज के घटक हैं। हम विस्तारवादी नहीं है, हम आक्रमणकारी भी नहीं है। भूटान जैसा छोटा सा राष्ट्र हो, नेपाल हो, हम किसी की जमीन को हड़पना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, उसमें सबका साथ, सबका विकास और विशेष रूप से वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी तत्व को हमने स्वीकार किया है। केवल मेरा कल्याण न हो, सब विश्व का कल्याण हो। ये जो भावना है, ये विश्व के कल्याण की भावना जो है, ये सही अर्थ में सबसे पुरोगामी, प्रगतिशील ऐसी भावना लेकर हमारी संस्कृति, इतिहास चलता है। हमारा समाज 3 पिलर पर खड़ा है। उसका एक इथिक्स है, जो हमारे सिद्धांत है, जो हमारी नीतियां है, जो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है, परिवार पद्धति है, जो हमारे संस्कार है और जो हमारे धार्मिक कर्तव्यों से, धार्मिक विचारों से, सामाजिक आचरणों और विचारों से, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति के आधार पर हमारे समाज की जो एक आदर्श रचना खड़ी हुई है, उसके जो सिद्धांत है, चाहे वो रामायण से मिले, चाहे महाभारत से मिले, छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले, वो सब मौलिक सिद्धांत कौन से हमको मालूम है और उसी को हम इथिक्स के रूप में, हमारी विचार निष्ठा के रूप में स्वीकार करते हैं। इकोनॉमी की बात हमने कही है, जो ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, वो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। और हमारे विचार परिवार की ये विशेषता है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि योजकस् तत्र दुर्लभः। सूर्यकांत जी, मैं उनके साथ विद्यार्थी परिषद में काम करता था। यशवंतराव केळकर, दत्ताजी डिडोळकर, मदन दास जी, भाड़ आपटे जी, इनके साथ काम करते करते एक कार्य पद्धति विकसित हुई थी कि कोई भी व्यक्ति को उसके गुणदोषों के साथ हम स्वीकार करते हैं और हमारी कार्य पद्धति से, संस्कारों के आधार पर
हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देकर उसको निर्माण करने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक रूप से ये जो व्यक्ति निर्माण का कार्य ही राष्ट्र निर्माण का कार्य है। और मैं ये मानता हूं कि यही जो विचार हमारी जीवन निष्ठा है, उसी के आधार पर आप सब लोगों ने विशेष रूप से एक संकल्प किया है। वो विशेष रूप से हमारे देश की, हमारी मातृभूमि की हम रक्षा कैसे करें, और ये इस प्रकार का भाव जगाने के लिए हम क्या क्या कर सके, इसी भाव से इस संस्था की स्थापना हुई है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग, पहले लोग हमको बहुत ही निग्लेक्ट करते थे, क्योंकि हमारा अस्तित्व उस समय छोटा था, पर अब हम ग्लोबल इकोनॉमी में दुनिया के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम 5वें नंबर पर आए हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारे 124 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसका विकास, और ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे, ये राष्ट्रवादी थिंकिंग है, हमारे मिशन के रूप में हमारे सबके मन में है। और इसलिए अभी जो विचार करना पड़ेगा वो हमारी हर बात का परिणाम ग्लोबल इकोनॉमी पर और ग्लोबल जगत पर क्या होगा, और हमें हमारा प्रेजेंटेशन कैसा करना पड़ेगा, इसको बहुत गंभीरता से सोचकर उसको रखना होगा। क्योंकि हमको जो बोलना है वो केवल हमारे लोगों के लिए नहीं बोलना है, हमको जो बोलना है वो विश्व के लिए बोलना है। और विश्व में कौन सी भाषा समझी जाती है, कौन से विचार समझे जाते हैं, कौन सा प्रेजेंटेशन वहां एप्रोप्रिएट हो सकता है, इसका भी चिंतन हमको करना पड़ेगा। मैं नागपुर का हूं और यहां का सांसद होने के नाते आपका जरूर स्वागत करता हूं। पर आज मुझे पता नहीं था, हमने यहां एक फाउंटेन बनाया है, और ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा फाउंटेन है कि जो फ्लोटिंग फाउंटेन 60 मीटर ऊपर में पानी पे डांस करता है। उसके पंप हमने टर्की से लाए हैं, उसका आर्किटेक्ट फ्रांस से आया, उसकी अंग्रेजी कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी कमेंट्री गुलजार साहब की है, और मराठी कमेंट्री नाना पाटेकर की है, और उसका पूरा संगीत AR रहमान का है। तो जरूर रोज 10-10 हजार लोग आते हैं, हम कंट्रोल करना फुकट में दिखाते हैं सबको, तो अभी मुश्किल हो गया हमको। कल देवेंद्र जी आए थे, तो अभी 40% काम हुआ है। तो उसकी विशेषता मैं बता रहा हूं, वहां मैं एक लोटस गार्डन बना रहा हूं। तो जब मेहनत कर रहे तो मैं और मेरे मित्र हम कोशिश करते हैं, 950 जातियों की कमल के फूल की जाति हमने इकट्ठा की। और मैं जब कनाडा में गया था तो वह वैंकूवर में मैंने एक बूचर गार्डन देखा था। तब मुझे लगा कि हमारे देश में भी ये होना चाहिए। तो अभी हमने जो इकट्ठा, मैंने 50 लाख रुपए मेरे नर्सरी से पंजाबराव कृषि विद्यापीठ को दी, बहुत बड़ी नर्सरी है, और वहां हम लोग 5,500 गुलाब की जातियां डेवलप करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन बना रहे हैं। तो उसी के बाजू में एक बिल्डिंग बना रहे हैं जो 11 मंजिलों की है, 4 मंजिले पूरे हुए, उसमें ऑटोमेटिक 1100 गाड़ियों का पार्किंग है, और हर मंजिले पे 30,000 स्क्वायर फुट का फूड मॉल, और 10वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स है, और 11वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। तो वो बहुत अच्छा है। पर उसकी बात करते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि उसके ऊपर नागपुर का इतिहास हमने रखा है। वो पानी से बड़ा स्क्रीन तैयार होता है और नागपुर का इतिहास उसमें रखा गया। तो 980 में नागपुर का पहले क्या हुआ, तब से लेकर आज तक का पूरा इतिहास वहां पानी पर चित्रों के साथ दिखता है, स्क्रीन पानी का होता है। तब पहली बार हमें पता चला कि हमारे शहर में कौन से समय क्या था। हमारे देश में राम जन्म की शोभा यात्रा निकलती, वो भी है। हमारे यहाँ मारबत और बड़गे निकलते हैं, वो भी है। और पूरा नागपुर का क्या है, उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है।
तो मुझे फिर ध्यान में आया कि मैं इतने, आज मेरी उम्र 65 साल की होने के बाद में भी मुझे नागपुर का इतिहास बराबर मालूम नहीं था। पर पहली बार जिन्होंने रिसर्च किया और उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ, तब मुझे नागपुर का इतिहास मालूम हुआ। हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत महान है, पर इसकी महानता केवल महान कहकर नहीं होगा। इसकी महानता का संबंध योग विज्ञान से है, आयुर्वेद से है। मैं जर्मनी में गया था, तो मुझे वहां के जर्मन लोग पूछने लगे, तो आयुर्वेद के बारे में इतने वो पूछ रहे थे कि मुझे भी पता नहीं था। योग विज्ञान के बारे में इतना प्रसार हुआ है कि ये मुस्लिम राष्ट्र भी जो है, ये रशिया के आजू बाजू के, वो मैं गया था तो बोल रहे थे हमें योग शिक्षक भेजो, 2-2 लाख रुपए पगार देने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ ध्यान धारणा होती है, प्राणायाम होता है, सुदर्शन क्रिया होती है, कपाल भारती होता है। हमारे श्री श्री रविशंकर जी, रामदेव जी, हमारे शंकराचार्य जी इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। पर इसका जब प्रेजेंटेशन होता है, मैं 1 घंटा रोज प्राणायाम करता हूं और 1 घंटा प्राणायाम किए बिना कोई काम नहीं करता। मेरे स्वास्थ्य बीच में उतना अच्छा नहीं था। अभी मैं 15-20-25 दिन पहले मुंबई गया था, अमिताभ बच्चन जी क्या 1.5-2 घंटा बैठा था। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि नितिन जी पहले ये बताओ कि आपकी तबीयत इतनी अच्छी कैसे हो गई, आप 10 साल यंग लग रहे हो। तो उनके बाजू में जया बहादुर की, वो कहते 10 नहीं 15 साल यंग लग रही है। तो मैं प्राणायाम करता हूं रोज। तो मैं तो इसका तज्ञ नहीं हूं, पर एक डॉक्टर ने मुझे सिखाया, तो मैंने YouTube पर उसको बोला डाल दो, बाकी लोगों को भी फायदा मिलेगा। तो 1 करोड़ फॉलोअर है। अब मुझे कोई जाना नहीं पड़ता, YouTube वाले मेरे पीछे रहते हैं। मैं कल अपना राजमुंदरी में था, वहाँ वो 1800 नर्सरी है, वहाँ गया था। फिर तो मैं वहाँ से आया तो वो सब 1 मिनट में मेरे कार्यक्रम पूरे YouTube पर है। अब मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए महीना कमाई होती है, क्योंकि मैं जब कार्यक्रम होता है तो YouTube पर देखते तो मुझे पैसा मिलता है। तो क्या था, मैं भी, इट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन कि लोग बदले हैं, देश बदला है, विज्ञान बदला है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय हुआ था हमारे संविधान के बारे में, केशवानंद भारती केस में। उसमें जजमेंट आया था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। हमारे संविधान का भावार्थ बदल नहीं सकता। वैसे हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत, हमारे एथिक्स, हमारा राष्ट्रवाद, हमारी संकल्पना, हमारे विवेकानंद जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने दिए हुए आदर्श, सिद्धांत, नीतियां, ये बदल नहीं सकती। पर नए पीढ़ी के सामने रखने के लिए वो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप वर्ल्ड में लोग हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप उल्टी सीधी कुछ बात करोगे, अच्छी बात तो जाती नहीं, पर एक बार कुछ उल्टी सीधी बात कोई उत्साह से कर देता है, भगवे कपड़े पहनकर टीवी पर दिन रात चलाते हैं और हम सबको जिम्मेदार पकड़ के वर्ल्ड में कोसते रहते हैं। धीरे धीरे हमको हमारी समाज को जातिवाद, छुआछूत और अस्पृश्यता से समाप्त करना है। मानवता के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर, हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत के आधार पर हमें हमारे राष्ट्र को मजबूत करना है। हम दूसरे की जगह को अतिक्रमित नहीं करना चाहते, पर हमारी भूमि की हम रक्षा करना चाहते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के प्रति लोगों को जगाना चाहते हैं। जहां जहां ये कोई भारत धर्मशाला नहीं है, कोई भी आए घुस जाए या दंगे फसाद करे, यहाँ के निरपराध लोगों की हत्या करे, भाग जाए, बॉम्ब स्फोट करे, ये नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में और संविधान में हमने ये कटिबद्धता ली है कि लोगों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमने उनको दिए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हमने ये सब अधिकार दिए हैं, उसकी रक्षा करनी होगी। और ये करते समय हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत, जो हमारा आत्मा है,
जो भारतीय संस्कृति से, हिंदू संस्कृति से, विवेकानंद जी से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, डॉक्टर हेडगेवार जी से, स्वातंत्र वीर सावरकर से मिला हुआ विचार, ये हमारा आत्मा है। मराठी में एक बहुत सुंदर किताब है। मैं जब स्कूल में था तो मुझे डिबेट में एक अवार्ड मिला, तो मुझे एक कूपन मिला कि आप बुक डिपो में जाकर 500 रुपए की किताब ले सकते हो। तो उस समय मैं वो लेके गया, तो मैंने वहां से मृत्युंजय करके शिवाजी सावंत का एक किताब मैंने खरीदी किया। बहुत सुंदर है, मराठी में, बाद में उसके सभी भाषा में संस्करण निकले हैं। उसमें एक सुंदर वाक्य था, और वो वाक्य जो है वो भारत रक्षा मंच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो वाक्य ये था कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही शांतता और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने शांति और अहिंसा पर कितना भी बोला तो भी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। हमें सबल बनना है, हमें सामर्थ्यवान बनना है। टेक्नोलॉजी के साथ, डिफेंस के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ सबको हमको बनना है। मुझे याद है, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो एक जहाज बनाने के लिए था वर्ल्ड का, जिसका अभी मोदी जी ने कोचीन में उद्घाटन किया था, जिस पे हवाई जहाज उतरते हैं। तब उसी समय मैंने कहा था कि ऐसे एक नहीं 10 हवाई जहाज भारत को चाहिए। दुनिया में कहीं भी जाना होगा तो हमारे 100 प्लेन वहां रहेंगे और समुद्र से कहीं भी उड़कर कहीं भी जा सकेंगे, क्योंकि हमें देश की रक्षा करनी है। पर केवल देश की रक्षा नहीं करनी है, विश्व की रक्षा करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया हुआ संदेश ये वर्ल्ड फिलोसफी है। जब जब धर्म को यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जहां अन्याय होगा, जहां अनाचार होगा, जहां संस्कृति और मूल्यों को खत्म किया जाएगा, जहां स्वातंत्र्य खत्म किया जाएगा, जहां सच्चे ईमानदार व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार होगा, वहां सुराज्य की स्थापना करेंगे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि ऐसा राज्य होगा कि किसी के आधार पर, जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर अन्याय नहीं होगा। सेक्युलर शब्द का अर्थ अंग्रेजी डिक्शनरी में धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सेक्युलर शब्द का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, पर बीच में अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी यानी सेक्युलरिज्म अर्थ बन गया। सब धर्म का सम्मान करो, सबका सम्मान करो, सबका कल्याण हो, सहिष्णुता, सहनशीलता, सर्व समावेशकता, ये हमारा ये हमारा प्रतीक है। इराक से, ईरान से पारसी आए, यहूदी आए, सब हमारे संस्कृति में पूरी तरह मिल गए। मैं तेहरान गया था, ईरान, वहां के राष्ट्रपति को मिलने के लिए गया था। मैं चाबार करके एक पोर्ट बना रहा था, तो जब ईरान में गया था तो राष्ट्रपति को मिला। उनने मुझे पूछा, मिस्टर गडकरी आपको पता है हमारी पर्शियन कहां से आई? मैंने कहा मुझे नहीं पता। इट्स कम फ्रॉम संस्कृत, हमारी पर्शियन संस्कृत से आई है। और तेहरान में संस्कृत यूनिवर्सिटी में संस्कृत की चेयर है और संस्कृत पर अध्ययन कर रहे हैं। और हम संघ में वही गीत गाते थे, संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे, जिसके हिंदू है विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। तो विचार हमारा सही है, पर कैसे रखना, कैसे बोलना, और बोलने के बाद विश्व ने उसको स्वीकार करना, इसके लिए भी सोचकर अपनी बात को रखना होगा। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि कोई विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, पर ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, ये नई नई परिभाषाएं बदली है। जो लोग पहले धोती पहनते थे, अब धोती वाला कोई नहीं दिखता। टोपी पहनते, वो टोपी वाला नहीं दिखता। अब लोग पैंट पहनने लगे,
अब भगवा पे, इनके ऊपर भगवा दुपट्टा है पर अंदर में जीन की पैंट है। ये सुविधा है। विवेकानंद जी ने कहा था, एक बार वो अमेरिका के एक रोड पर चल रहे थे, तो एक अमेरिकन महिला ने कहा, वी सी दैट अगली मैन, कैसा है भगवे कपड़े पहनकर। तो उनके कान पर गया और वो फिर नजदीक आकर उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा होगा, उन्होंने कहा, डियर सिस्टर, आई एम कमिंग फ्रॉम द कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स द मैन एंड आई एम कमिंग इन द कंट्री वेयर टेलर मेक्स द मैन। कपड़े से आदमी नहीं होता, आदमी उसके संस्कारों से, उसके गुणों से, उसके व्यक्तित्व से उसका मूल्यमापन होता है। और इसलिए हिंदुत्व, हिंदू विचार पद्धति, जीवन पद्धति, संस्कार, संस्कृति, इतिहास और विरासत बहुत बड़ी है। मैं आखिर में, मुझे समय कम है, एक अच्छा उदाहरण बताऊंगा आपको। मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था, वहां मुझे भाषण करने का मौका मिला और लौटने के बाद मैं प्रधानमंत्री के यहाँ चाय पीकर फॉरेन मिनिस्टर के यहाँ गया। तो फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने कहा, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। फिर मैंने उनका उल्टा प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में अभी हमारे लड़के लड़कियां शादी ही नहीं करते, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। हमारी समाज व्यवस्था उद्ध्वस्त होने के कगार पर खड़ी है, भविष्य में कैसे मार्ग निकलेगा समझ में नहीं आता। उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, क्या आपके देश में इतनी गरीबी है तो क्या आपके देश में यह समस्या नहीं है। तो मैंने उनको कहा, यह समस्या नहीं के बराबर है। तो उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। बोले, ये क्यों है। तो मैंने उनको कहा, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी जीवन पद्धति, हमारी परिवार पद्धति मूल्याधिष्ठित है। हमारे जीवन मूल्य, ये हमारे समाज की ताकत है और उसके जो संस्कार मिले हैं उसके कारण हम गरीब जरूर है पर हमारा सामाजिक जीवन संस्कारित है। यही भारतीय समाज की विशेषता है। रामायण हो, महाभारत हो, भगवत गीता हो, साधु संत हो, हम बार बार कहते हैं की थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हात सापडे बोध खरा। तो मुझे लगता है कि एक तरफ समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, सुरक्षित समाज की निर्मित करने से ही प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होगा। दूसरी ओर हमारे विचार के आधार पर सहिष्णुता, सहजता, सर्वसमावेशकता और सर्वधर्म समभाव, इसके आधार पर जातीयवाद और सांप्रदायिकता को मुक्त करके कोई व्यक्ति उसकी जात, धर्म, पंथ, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इसी विचार पर विश्वास रखकर हमें भारतीय समाज की निर्मित करनी है और इस निर्मित में हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा दोनों महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र में आप गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं। सूर्यकांत जी अनेक दिनों से यह कार्य प्रभावी रूप से कर रहे हैं। मैं इस कार्य को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। आप नागपुर में आए, मैं यहाँ के सांसद होने के नाते आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके कार्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे शंकराचार्य जी का, राहुल जी का, सूर्यकांत जी की मैं क्षमा मांगता हूं क्योंकि 12 बजे मुझे और एक कार्यक्रम में जाना था, लोग राह देख रहे, इसलिए आप सबकी क्षमा मांगते हुए मैं जाने की अनुमति मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।